परिवर्तन का शोर करने से समस्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हालात में जरूर हो जाता है। लेकिन जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला सीख ली, राज वही करता है, सियासत उसे कहते हैं। और इनसे मत कर समझ कर जो निकलता है जनमानस का, सियासतदान वो बनता है। हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, वहाँ सत्ता कालीन की तरह बिछाना बहुत आसान, पर उससे ज्यादा आसान उस कालीन को खिसकाना। कि सेना उस मुल्क में घोषित वो अलार्म है, कब बज जाए किसी को पता नहीं। जो सिविल सियासतदान को पसंद नहीं करता, उसका उदय शायद यह लाइन पर बरसों से चला आ रहा है, कमोवेश जिन्ना से लेकर इमरान तक। पर आज जिस शख्स की बात आपको बतानी है, वो था स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड प्रधानमंत्री, नॉट सिलेक्टेड। चलिए शुरू करें सफर। नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जूनागढ़ रियासत के वजीर शाहनवाज भुट्टो और उनकी दूसरी हिंदू पत्नी, जिसने इस्लाम कबूल कर लखीबाई से खुर्शीद बेगम का सफर तय किया था, उनके यहाँ 5 जनवरी 1928 को उनकी तीसरी संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम जुल्फिकार था। वही आगे चलकर बना पाकिस्तान का राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और पीपीपी संस्थापक। बचपन की पढ़ाई बॉम्बे के कैथेड्रल स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बंटवारे की बेचैनी और इनकलाबी जुनून देखते देखते जवानी आई। उसी दरमियान 1947 में कैलिफोर्निया में बर्कले यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में दाखिले के बाद 1950 में ब्रिटेन की ओर चले। वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलएलबी, फिर एलएलएम और लिंकन में बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करी और उसके बाद सिंध आकर कराची के कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। उसी दौरान उनकी मुलाकात 2 शख्सियत से होती है, जिसमें एक थे अयूब खान और दूसरे थे इस्कंदर मिर्जा। ये दोनों आगे चलकर राष्ट्रपति और जनरल बनते हैं। 8 सितंबर 1951 को इनकी दूसरी शादी नुसरत इब्न से होती है, जो कि ईरानी मूल की थी। इनसे इनके क्रमशः 1952 में बेनजीर, 1954 में मुर्तजा, 1957 में सनम और 1958 में शाहनवाज नाम के बच्चे हुए। 1957 में इस्कंदर मिर्जा, या बताता चलूं, इस्कंदर मिर्जा के परदादा का नाम था मीर जाफर। इतिहास में मीर जाफर याद आया। उस इस्कंदर मिर्जा के काबीना में सबसे कम उम्र के मंत्री के तौर पर चुने गए और इसी दौरान अपनी कुशलता और कार्यशैली की छाप इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने देश का प्रतिनिधित्व करके दी। फिर इस्कंदर मिर्जा ने जूनियर अफसर अयूब खान को जब वरिष्ठता की तरजीह देकर उसे जनरल बनाया, तो उस जनरल ने 20 दिन के भीतर इस्कंदर मिर्जा को ब्रिटेन डिपो कर दिया। अब चूंकि ये तीनों दोस्त थे, हुकूमत करने का इल्म इन्हें पता था। खैर, अयूब खान के कैबिनेट में भी भुट्टो को बराबर जगह मिली। 1960 में इनकी और घनिष्ठता अयूब खान के साथ बढ़ती है और उस मुल्क की सियासत भुट्टो के कदमों में बिसती चली गई। ध्यान रखना इस कालीन शब्द को। 1963 में उन्हें वित्त मंत्री का पद मिलता है, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और अपनी वाकपटुता और कार्यकुशलता से जहां चीन के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बनाए। 1965 में ताशकंद के समझौते में भुट्टो जनरल अयूब खान के साथ वही थे। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ड्राफ्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 1966 आते आते कुछ मतभेदों के चलते अयूब खान से दूरी हो गई। फिर उन्होंने उनके काबीना से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पूरे 1 साल अपने मुल्क पाकिस्तान का दौरा कर अपनी ज़मीनी मजबूती को और मजबूत किया और फिर 30 नवंबर 1967 को अपनी पार्टी, खुद की पार्टी पीपीपी का गठन किया, जिसका नारा उन्होंने दिया, इस्लाम हमारा धर्म, समाजवाद हमारा लक्ष्य और लोकतंत्र हमारी पॉलिसी। और इसी नारे का इस्तेमाल उनके बाद जितने भी सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाई उस मुल्क में, सभी ने एक ही लाइन को फॉलो करने का प्रयास किया। खैर, भुट्टो का यह उठाया गया कदम अयूब खान के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि बढ़ती लोकप्रियता हर तानाशाह के लिए खतरे की घंटी होती है। कालीन दिन प्रतिदिन मजबूती से फैलता जा रहा था। अयूब खान के शासन से इस्तीफे के बाद जनरल याह्या खान राष्ट्रपति बने और
उनकी अय्याशियों जगजाहिर थी, लेकिन उनकी गलत नीति और फैसलों से परिणाम ये आता है कि पूर्वी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 में आज़ाद बांग्लादेश बन जाता है और 20 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या खान इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव जुल्फिकार अली भुट्टो बनते और जैसे ही भुट्टो ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला, उन्होंने राष्ट्रपति याह्या खान को उनके घर में नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से कहा वो सेना का नेतृत्व करे। आपको याद होगा 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए, जिसमें 90,000 सैनिकों को युद्धबंदी के तौर पर भारत ने रख लिया था और इसी बात का फायदा सियासत ने उठाया। भुट्टो ने अपने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 40 से 45 सीनियर ऑफिसर्स को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वे मोटे हो चले, उनकी तोंद निकल आई है। थोड़े दिन बाद गुल हसन भी उनके निगाह से उतर गए और उन्हें एक ऐसे सेनाध्यक्ष की जरूरत पड़ गई जो आंख मूंदकर उनके हर हुक्म का पालन करे। भुट्टो ने गुल हसन के बर्खास्तगी का आदेश अपने एक वरिष्ठ सहयोगी से टाइप कराया ताकि इसकी भनक किसी को न लगे। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी का ऑर्डर जैसे रिलीज करते हैं, उन्हें अपने विश्वसनीय साथी गुलाम मुस्तफ़ा खार को जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने के लिए कह दिया जाता है ताकि गुल हसन के साथ तब तक कोई संपर्क ना रहे जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हो जाती। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो एक और कू पाकिस्तान को देखना नसीब होता। उस फैसले का विरोध करने वाले संभावित अधिकारियों की एक फर्जी बैठक को बुलाया जाता है जहां उन्हें बैठा करके तब तक रखा जाता है जब तक गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया था। रेडियो और टीवी स्टेशन पर एहतियात के तौर पर पुलिस को तैनात कर दिया जाता है और पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में एक जनसभा का आयोजन करती है। कहीं भुट्टो को इस मुद्दे पर जन समर्थन की जरूरत न पड़ जाए, ये सोचकर शतरंज की बिसातों की तरह हर मोहरे ने अपना अपना काम बखूबी और खूबसूरती से किया। गुलाम हसन के बाद भुट्टो ने अपने विश्वास पात्र जनरल टिक्का खां को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नियुक्त किया। 1973 का साल उस मुल्क के सबसे बेहतरीन सालों में से एक है जब उपलब्धियां भरी पड़ी थी। जब किसी सियासतदान के साथ इतने तमगे जुड़ जाएं तो पैर जमीन में कहाँ रह पाते। वही नशा भुट्टो के सर चढ़ चुका था क्योंकि अपने पिता शाहनवाज भुट्टो को भी उन्होंने जूनागढ़ की रियासत में इसी तरह की सियासत करते देखा था। भुट्टो का अहंकार इतना बढ़ गया कि वो अपने पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों तक का अपमान करने लगे और इस तरह से बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो भुट्टो के प्रति गाए बगाए विद्रोह का कारण बनती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जब टिक्का खां का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में 7 लोगों की सूची भुट्टो के पास भेजी। उसमें उन्होंने जानबूझकर जनरल जियाउल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही फिलहाल में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रमोट किया गया था, लेकिन उन 7 वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करके भुट्टो ने जनरल जियाउल हक के नाम पर मुहर लगाई। ये विरासत में लिए गए वही पुराने धरे पे चलने वाली सबसे बड़ी गलती है और इतिहास से सबक न लेने का जीवंत परिणाम, और इसी का फायदा हर उस सेना के अधिकारी ने उठाया, पर लाइन वही की वही रही। शायद यही वजह थी जिया ने भुट्टो की चमचागिरी करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी और उसकी चमचागिरी का परिणाम यह रहा कि भुट्टो ने उन्हें जनरल का पद दे दिया। 1977 में भुट्टो ने चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीट लेकर चुनाव जीती, लेकिन विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसे लेकर भुट्टो सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लगा। भुट्टो पूरी कोशिश के बावजूद कानून और व्यवस्था पर से नियंत्रण कायम नहीं कर पाए। लाहौर में उनके 3 ब्रिगेडियरों ने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। एक जगह सैनिकों ने
गोली चलाने के आदेश को माना जरूर, लेकिन हवाई फायर किया जो भीड़ में सिर के ऊपर से चलाई। भुट्टो की पूरी जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि अपने विरोधियों के साथ बातचीत में सेना के कोर कमांडरों को वो शामिल करते थे। भुट्टो के नज़रिए से देखा जाए तो वो सेना को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के अधिकारियों ने उसको दूसरी नज़र से देखा। उनकी नज़र में भुट्टो का यह कदम बताता था कि वो कितने कमज़ोर हैं और सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। बस यही एक गलतफहमी थी जिसका परिणाम उस मुल्क को ताउम्र आज तक भोगना पड़ रहा है। तमाम विरोध के बाद भुट्टो ने 7 मार्च 1977 को आम चुनाव कराए। जो चुनाव परिणाम आए उस पर आम पाकिस्तानियों ने विश्वास नहीं किया। विपक्ष को कम सीट मिलने के बाद भुट्टो ने बोला था, क्या हम विपक्ष यह नहीं कह सकते कि वो इन सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ ले? इन सीटों पर हम उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। दरअसल भुट्टो के अंदर एक महत्वाकांक्षा पनप गई कि उन्हें निर्विरोध देश में चुना जाए, और भुट्टो चाहते थे कि वो लड़काना जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे वहाँ से निर्विरोध चुने जाएं, जबकि उनके सलाहकार रफ़ी रजा इसके सख्त खिलाफ थे। भुट्टो के खिलाफ लड़ने वाले दूसरे विपक्ष के उम्मीदवार को दूसरी सीट से लड़ने की पेशकश की गई और कहा गया कि भुट्टो को निर्विरोध चुनाव जीतने दिया जाए। उन्होंने ये पेशकश स्वीकार नहीं की। नतीजा यह होता है कि वो अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपहरण कर लिया जाता है। और भुट्टो की देखा देखी 18 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार न खड़ा हो। टिक्का खां के कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक पार्टी के दौरान भुट्टो ने टिक्का खां से कहा था, जनरल आपको याद तो होगा कि आपने जिया को सेनाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया था, पर अब आपको मानना पड़ेगा मैंने सही फैसला किया। अगर कोई दूसरा सैनिक प्रमुख होता तो कानून और व्यवस्था का बहाना बनाकर अब तक सत्ता पर काबिज हो चुका होता। लेकिन 7 घंटे के बाद जिया ने भी वही किया जो भुट्टो ने कहा। गिरफ्तार किए जाने के बाद भुट्टो पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोहम्मद अहमद खां कसूरी की हत्या करवाने का आरोप लगा। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही देते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें कसूरी की हत्या करने का आदेश दिया था। 5 जजों की बेंच में यह केस जाता है, जहां पे उसके प्रमुख होते हैं मौलवी मुश्ताक हुसैन, जिनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पुरानी अदावत थी। जब भुट्टो सत्ता में थे तो उन्होंने 2 बार उनसे जूनियर जजों को उनके ऊपर प्रमोट किया था। सुनवाई के दौरान जब भुट्टो ने इस बात पर नाराजगी दिखाई कि उन्हें अदालत में विशेष रूप से बनाए गए कटघरे में बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो मुश्ताक हुसैन ने तंज कसते हुए कहा था, हमें पता है आप आराम तलब जिंदगी जीने के आदी रहे हैं, इसका ख्याल करते हुए ही हमने कटघरे में आपके लिए कुर्सी का इंतजाम किया है, वरना आपको भी आम अपराधियों की तरह बेंच पे बिठाने में अदालत को 2 सेकंड नहीं लगेंगे। मुश्ताक ने भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाई। भुट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 4-3 के अंतर से हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इससे पहले कभी भी हत्या के षड्यंत्र में मामले में मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई थी और न ही सुप्रीम कोर्ट के जज सज़ा और आरोपी के अपराध के बारे में एक मत थे। इस सज़ा पर यह भी सवाल उठे कि आरोपी को तब भी हत्या का दोषी माना गया था जबकि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। खैर, इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन भी दायर किया, लेकिन उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उसमें इस बारे में कोई दलील नहीं दी गई कि पिछले 2 चरणों के फैसले में कानून का उल्लंघन हुआ है। दुनिया भर के उस समय के कई नेता, जिसमें रूस के राष्ट्रपति ब्रेज़नेव, चीन के हुआ ग्योंगफेंग और सऊदी अरब के शाह खालिद भी शामिल थे, जिन्होंने भुट्टो को माफ़ी देने की अपील की थी। इनफैक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय के जेम्स कैलगन ने जनरल जिया को 3-4 पत्र लिखे, जिसमें एक पत्र के अंत में उन्होंने लिखा था, एक सैनिक के रूप में आपको एक पुरानी कहावत याद होगी कि युद्ध के मैदान में घास तो बहुत जल्दी उगाती है, लेकिन फांसी के तख्ते पर कभी नहीं।
लेकिन जिया ने भुट्टो को फांसी देने का मन बना लिया था। आखिर में बात दया की याचिका तक पहुंची। भुट्टो की बहन शहर बानो इम्तियाज की तरफ से यह अपील की गई। दरअसल जिया को एक बात पता थी, भुट्टो को छोड़ दिया तो उनका मरना तय है। बस यही समय है अपनी उन बेइज्जती का बदला चुकाने का जो भुट्टो ने बुलंदी में रहते हुए किए थे उनके साथ। फिर 1 अप्रैल 1979 की शाम को जनरल जिया ने उस अपील पर लाल कलम से 3 शब्द लिखे, पिटीशन इज रिजेक्टेड, और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी। नमस्कार।